उसके बाद तुम्हारा ड्रग, अगर कोई भी दवाई तुम ज्यादा खा लिए हो, पैरासीटामोल, कैल्पोल, ये सब जो दवाई है अगर हद से ज्यादा इंसान को दिया जाए तो उससे भी लीवर इन्फेक्ट होता है, लीवर पे असर पड़ता है। ठीक है, तो लीवर खराब होने का या फिर हेपेटाइटिस होने का बहुत सारा कारण है, लेकिन वो सब तुम्हारा कम्युनिकेबल नहीं है ना। अब दारू कोई पी रहा है उसकी वजह से लीवर खराब हुआ तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोल सकते, वो फैल थोड़ी रहा है एक से दूसरा में। तो जो फैलता है वो तुम्हारा वायरल हेपेटाइटिस होता है, जो एक से दूसरा में वायरस की वजह से फैल रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वायरल हेपेटाइटिस। तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है। ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से भी तुम्हारा हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी मतलब तुम्हारे बॉडी में ब्लड में ड्रग ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से तुम्हारा लीवर का सेल्स जो होगा ना वो इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल की वजह से लीवर का सेल इन्फेक्ट होना शुरू होता है। तो वो सब तुम्हारा जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल है, वो एक से दूसरे में नहीं फैलेगा, है ना। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस क्या होगा, एक से दूसरे में फैलता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट आते हैं हम लोग वायरल हेपेटाइटिस किसको बोलते हैं। The hepatitis refers to the inflammation of the liver. हेपेटाइटिस का मतलब ही हुआ इन्फ्लामेशन, पता है ना, हेपा का मतलब लीवर और डाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। तो अगर लीवर में तुम्हारा सूजन, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग या फिर सूजन आ रहा है, ठीक है, तो वो होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। इन्फ्लामेशन, अब इन्फ्लामेशन किसको हम लोग बोलते हैं, तो इट इज अ टिश्यू रिएक्शन टू इरिटेशन और इंजरी विच रिजल्ट्स इन स्वेलिंग एंड कॉज पेन। तो इन्फ्लामेशन किसको बोला जा रहा है, तो तुम्हारे लीवर का जो टिश्यू हुआ, सेल्स हुआ, ठीक है, उसका रिएक्शन को, किस चीज से रिएक्शन, तो कोई भी चीज से इरिटेशन हो रहा है या फिर उसको इंजर किया गया है, ठीक है, किसी चीज से मार दिया है, या फिर इंजरी मतलब तुम्हारा कोई बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इंजरी हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो रहा है सेल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में क्या होगा, मेनली तुम्हारा स्वेलिंग और प्लस पेन, दो चीज। ठीक है, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हुआ, स्वेलिंग और प्लस पेन भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। इंट्रोडक्शन समझ गए सब कोई। देखो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस किसकी वजह से होगा, काउज्ड बाय वायरस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस तुम्हारा बहुत तरीका का होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, ठीक है, तो जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे उसका वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस से हो गया, बी वायरस से हो गया, ठीक है, जैसा नाम वैसे ही वायरस। ठीक है, और कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। तो बताए थे ना, एक्यूट और क्रोनिक का मतलब क्या होता है, एक्यूट जो थोड़े समय के लिए रहे और क्रोनिक जो लंबा टाइम के लिए रहता है। ठीक है, और ये तुम्हारा स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता भी है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस हम लोग किसको बोलेंगे और क्रोनिक किसको बोलेंगे। तो एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर दैट लास्ट लेस देन 6 मंथ। अगर 6 महीना के अंदर तुम्हारा हेपेटाइटिस ठीक हो जा रहा है, ठीक है, किसी को भी हेपेटाइटिस। अब ये मत समझना कि एक्यूट और क्रोनिक जो है वो बस वायरल हेपेटाइटिस के लिए होगा, नहीं, तुम्हारा सबके लिए होगा। जो तुम्हारा बताया ना, अल्कोहल की वजह से जो हो रहा था, ड्रग की वजह से जो हो रहा था, सब में तुम्हारा एक्यूट और क्रोनिक होता है, बस वायरस में नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 6 मंथ से कम में तुम्हारा हेपेटाइटिस ठीक हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस। और वही तुम्हारा 6 मंथ लास्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो ये बस हेपेटाइटिस का ही नहीं, तुम्हारा किडनी डिजीज सुना ना, ये अक्यूट किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, है ना, अक्यूट ये लीवर फेलियर भी होता है तुम्हारा, क्रोनिक लीवर फेलियर, अक्यूट लीवर फेलियर। तो हर डिजीज का है तुम्हारा अक्यूट और क्रोनिक का मतलब क्या हुआ, अक्यूट मतलब अगर 6 महीना से कम है तब, और क्रोनिक मतलब 6 महीना से ज्यादा है तब बोलेंगे। समझ गए, अक्यूट और क्रोनिक कब यूज करते हैं। तो किसी भी पेशेंट का अगर देखोगे कि वहां पे अक्यूट हेपेटाइटिस लिखा है, मतलब वो भी उसका 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 मंथ से कम ही है। अगर किसी का देखना है कि क्रोनिक लिखा हुआ है डिजीज में, ठीक है, कहीं पे भी मतलब अगर किडनी में ही है तो क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी लिखा हुआ है, उसका मतलब 6 महीना से ज्यादा उसको किडनी का प्रॉब्लम था। समझ गए, अक्यूट और क्रोनिक का मतलब। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तुम्हारा टाइप्स। तो तुम्हारा मेनली कितना टाइप्स का होगा, 5 तरीका का होता है वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, अभी पता है तुम्हारा 5 टाइप का हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई। ठीक है, ए बी सी डी ई करके 5 टाइप का होगा, तो एक एक करके हम लोग सारा टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है तुम्हारा हेपेटाइटिस ए।
इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। तो जो भी तुम्हारा डिजीज है ना उसी नाम पे तुम्हारा वायरस आएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस ए है तो हेपेटाइटिस ए वायरस, बी है तो हेपेटाइटिस बी वायरस, और उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ देखोगे HAV, HBV, HCV, HDV ऐसे करके आता है, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। दिस हेपेटाइटिस डज नॉट लीड टू क्रोनिक इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस ए तुम्हारा क्रोनिक नहीं होगा, एक्यूट मतलब 6 मंथ के अंदर ठीक हो जाता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ है तो वो तुम्हारा क्रोनिक नहीं जाएगा, मतलब 6 महीना से ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये डज नॉट लीड टू क्रोनिक इन्फेक्शन एंड यूजुअली हैज नो कॉम्प्लिकेशन, और इसका कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन द लीवर यूजुअली हील्स विद इन सेवरल मंथ, खुद पे खुद ठीक हो जाएगा। लीवर में यही एक क्वालिटी है कि वो जनरेट करता है खुद से, ठीक है, खुद से अपना सेल बनाता है, ठीक है। तो वो खुद से तुम्हारा कुछ महीना में ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई कोई केस में, इन सम केसेस ड्यू टू लीवर फेलियर, लीवर फेलियर मतलब क्या हुआ, तुम्हारा पूरा लीवर काम करना ही बंद कर दिया, ठीक है। मान लो कोई दारू भी पी रहा था और उसी को हेपेटाइटिस ए भी हो गया, है ना, बस वायरस की वजह से नहीं, या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से भी उसको हेपेटाइटिस हुआ था और वायरस की वजह से भी हो गया। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, लीवर ज्यादा तुम्हारा इन्फेक्ट होगा, ठीक है, डैमेज होगा, तो वैसे कंडीशन में फिर लीवर फेलियर होता है। तो लीवर फेलियर का एक ही इलाज है, क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट। अगर किसी का लीवर फेल हो गया है, खुद से हील नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लीवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है पता है? नहीं, लीवर तुम्हारा पूरा इन्फेक्ट होता है, कोई एक इन्फेक्ट नहीं होगा कि बस, देखो ये तुम्हारा लीवर है ना, ठीक है, ऐसे रहता है ना लीवर। एक तरफ तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट लोब, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया राइट लोब, ये तुम्हारा लीवर है। अब लीवर में तुम्हारा ये, अगर तुम्हारा इन्फेक्शन कहाँ पे तुम बोल रहे हो, कोई एक तरफ इन्फेक्शन हुआ है, हाँ वैसे कंडीशन में ठीक है। अगर तुम्हारा लेफ्ट लोब में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ तब ना, देखो इन्फेक्शन तुम्हारा पूरा ही लीवर में फैलता है, ठीक है। लेकिन हाँ एकदम स्टार्टिंग कंडीशन में अगर तुमको पता चल गया कि यहीं पे मान लो बस इतना दूर में तुम्हारा इन्फेक्शन है, बाकी चीज सही है, तो बस इतना दूर को काट के अगर हटा दोगे ना, तो ये खुद पे खुद फिर बाकी पूरा बन जाता है, ठीक है। तो लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है ना, तो ट्रांसप्लांट 2 तरीके से होता है, या तो डोनर जो है वो मर चुका है या फिर जिंदा है ना। तो वैसे ही ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी भी ट्रांसप्लांट करोगे, या तो जिंदा में से एक किडनी निकालो या फिर जो मर गया है उसका दोनों किडनी लगाओ, है ना। तो वैसे में तुम्हारा ट्रांसप्लांट 2 तरीके से हुआ है। तो अगर कोई पेशेंट डोनर जिंदा है तुम्हारा, जो डोनेट कर रहा है वो लिविंग है, ठीक है, अगर वो जिंदा है तो क्या करेगा, जो भी लीवर होगा ना उसको आधा बस दिया जाता है, डोनेट किया जाता है, ठीक है, या तो लेफ्ट लोब डोनेट होगा या फिर राइट लोब डोनेट होगा। तो जो भी ये डोनर का लीवर हो गया, ये तुम्हारा मान लो पेशेंट का लीवर था, पेशेंट में तुम्हारा लेफ्ट लोब बस डोनेट किया, ठीक है, पेशेंट में हम लोग क्या लगाए, बस लेफ्ट लोब को लगाए, और इस इधर से तुम्हारा इधर तुम्हारा डोनर में बस राइट लोब रह गया, पेशेंट में तुम्हारा लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है। तो लीवर के पास ऐसा क्वालिटी है कि अपने आप को पूरा बनाने का, जैसे छिपकली का पूछ कटता है तो देखते हो तुरंत बन जाता है, खुद से बना लेता है, उसी तरह से तुम्हारा लीवर का भी क्वालिटी होता है, ठीक है। तो आधा अगर हम पेशेंट में दिए हैं तो इसका कुछ महीने में खुद पे खुद इसका लेफ्ट लोब बन जाएगा और इसका राइट लोब डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बस ज्यादा से नहीं, 6 से 7 महीना, उससे ज्यादा नहीं लगता है ये तुम्हारा रीजनरेट होने में, ठीक है। तो इतना दिन में तुम्हारा, ये तुम्हारा लिविंग, अगर पेशेंट तुम्हारा डोनर लिविंग है तब, अब लिविंग पेशेंट में पूरा लीवर तुम हटा के डोनेट थोड़ी कर दोगे दोनों को, तो अब जिंदा है पेशेंट तो उसका आधा ही, लेकिन ये बहुत रेयर केस में करते हैं। अगर तुम्हारा कोई ये पेशेंट मर गया है, डोनर मर गया है और तब लीवर नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई मर चुका है, उसका लीवर तुमको चाहिए, लेकिन उसका लीवर तुमको चाहिए लेकिन लिस्ट लंबा है, तुमको नहीं मिल रहा है और पेशेंट का कंडीशन सीरियस है, तो उस कंडीशन में हम लोग लिविंग डोनर से लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। जो जिंदा पेशेंट होता है उसका डोनर को, उसका लीवर को आधा काट के ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन मेनली तुम्हारा जो ये ट्रांसप्लांट होता है लीवर, वो वैसा ही इंसान का होता है जो कि
मर चुका है, ठीक है, और उसी का लीवर को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं एक से दूसरे में। समझ गए? ये क्वालिटी समझ गए लीवर का? हाँ, जिंदा आदमी, हाँ कर सकते हैं। तुम्हारा वो सेकंड ऑप्शन रखा जाता है, कोई भी लिविंग इंसान से लीवर काट के निकालने को ना हम लोग सेकंड ऑप्शन में रखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई अगर मर चुका है, कोई इंसान जो डोनेट करना चाहता है, उसका लीवर मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ये तुम्हारा सेकंड ऑप्शन है कि जो इंसान जिंदा है वो डोनेट कर रहा है तो उसका आधा काट के उसमें लगा दो। समझ गए? पेशेंट, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, डोनर तो जिंदा रहेगा ना, बोले तो रीजनरेट हो जाएगा, और पेशेंट का मरने का चांस ज्यादा नहीं होता है। मरेगा कब? जब तुम्हारा बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे, और रिजेक्ट नहीं करे इसीलिए तो हम लोग वो देते हैं, एनएसएआईडी ड्रग देते हैं, इम्यूनिटी कम कर दिया जाता है, ताकि तुम्हारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करोगे ना तो कोई भी, तुम फॉरेन ऑब्जेक्ट दे रहे हो ना तो तुम्हारा बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो वो बहुत रेयर कंडीशन होता है जहां बॉडी रिजेक्ट करता है वैसा चीज को, और ये तुम्हारा ट्रांसप्लांट करने के पहले मैच किया जाता है, ठीक है। डोनर का लीवर और पेशेंट का लीवर, जो पेशेंट का कंडीशन जो होता है, ब्लड मैच, क्रॉस मैच किया जाता है, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड ट्रांसमिशन करते हो, किसी को खून चढ़ाया जाता है तो पहले मैच करते हैं ना दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारा हर ऑर्गन को मैच किया जाता है तुम्हारा ये करने के पहले, ग्राफ्टिंग करने के पहले। समझ गए? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा घर वाला का ही रहे, वो तुम कोई भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। सिबलिंग्स या फिर भाई बहन ही रहे ये भी जरूरी नहीं है, रहे तो ज्यादा अच्छा है लेकिन जरूरी नहीं है कि वही रहेगा। समझ गए? वो तुम्हारा मेनली बोन मैरो ट्रांसप्लांट में देखा जाता है, जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ना तब देखते हैं कि सिबलिंग वाला ही लिया जाए, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया माना जाता है बोन मैरो में। ये समझ गए सब कोई? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है तुम्हारा हेपेटाइटिस बी। तो इसका कॉज क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? एचबीवी। सबसे कॉमन इन्फेक्शन तुम्हारा यही है, बाकी हेपेटाइटिस हो चाहे नहीं, ए सी डी ई, लेकिन हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज सीवियर एंड लीड्स टू क्रोनिक इन्फेक्शन। तो तुम्हारा हेपेटाइटिस ए तुम्हारा 6 महीना के अंदर खत्म हो जा रहा था, ठीक हो जा रहा था, लेकिन हेपेटाइटिस बी तुम्हारा सीवियर होता है और क्रोनिक मतलब 6 महीना से ज्यादा भी लास्ट कर सकता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता है, नहीं, हेपेटाइटिस भी ठीक होता है, ठीक है, वो खुद पे खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा बहुत कंडीशन में क्या होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन, मतलब इतना ज्यादा लीवर डैमेज हो जाता है ना कि वो तुम्हारा मतलब सालों लग जाता है उसको ठीक होने में, ठीक है। तो उसी को वही तुम्हारा हेपेटाइटिस बी। इट कैन बी स्प्रेड थ्रू, कैसे स्प्रेड होगा? कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड। तो हेपेटाइटिस तुम्हारा एक से दूसरे में, तुम्हारा ये छींकने खांसने ये सब चीज से नहीं होगा, तुम्हारा बॉडी का कोई फ्लूइड, ठीक है, जैसे तुम्हारा ब्लड हो गया, ठीक है, तुम्हारा फिर ये यूरिन हो गया, तुम्हारा बॉडी फ्लूइड, तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, या फिर सीमेन हो गया, टेस्टिस से जो निकलता है, तो ये सब के साथ अगर कोई कांटेक्ट में आ रहा है तभी उसको हेपेटाइटिस होगा। अगर उसके साथ कांटेक्ट नहीं है तो पेशेंट को हेपेटाइटिस नहीं होगा, ठीक है। तो एक साथ खाने से, एक साथ चीखने से, या फिर बात करने से आमने सामने, वैसे हेपेटाइटिस नहीं होता है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड या तो ब्लड से होगा, सलाइवा से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सीमेन तुम्हारा क्या होता है? टेस्टिस से जो निकलता है, सेमाइनल वेसिकल से जो निकलता है ना, और फिर अदर बॉडी फ्लूइड्स। तो कोई भी तुम्हारा बॉडी फ्लूइड्स की वजह से ही तुम्हारा हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू इट्स चाइल्ड। तो अगर मदर तुम्हारा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, ठीक है, प्रेग्नेंट है मदर, हेपेटाइटिस बी तुम्हारा उसका एचबीवी पॉजिटिव है पेशेंट, तो उसका मेनली बेबी में कब जाएगा? तुम्हारे डिलीवरी के टाइम, ठीक है। तुम्हारे ये प्रेगनेंसी के टाइम नहीं जाएगा, मेनली तुम्हारे डिलीवरी के टाइम इन्फेक्ट होता है बच्चा, जब तुम्हारा ब्लड के साथ कांटेक्ट में आता है ना, डिलीवरी के टाइम जब मदर का ब्लड के साथ बेबी कांटेक्ट, डिलीवरी होता है नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन ऑपरेशन करके ही निकालो, तो क्या होगा, तुम्हारा ब्लड तो निकलता ही है, तो ब्लीडिंग के साथ अगर बेबी कांटेक्ट में आता है तो बेबी तो कांटेक्ट में आएगा ही, उसका पूरा शरीर कांटेक्ट में आता है ना, तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या होता है, मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशन होने का चांस ज्यादा होता है,
ठीक है, मतलब रिस्क पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर हेपेटाइटिस बी मदर का बच्चा पॉजिटिव ही होगा, नहीं, ठीक है, 90% चांस होता है कि पॉजिटिव हो सकता है, समझ गए। ये हुआ तुम्हारा हेपेटाइटिस बी। अब नेक्स्ट है हम लोग का हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी किसकी वजह से होगा, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, HCV, ठीक है। इसमें अबाउट 75 to 85% ऑफ पेशेंट विथ हेपेटाइटिस सी डेवलप क्रोनिक लीवर इंफेक्शन। इसमें भी तुम्हारा क्या है, हेपेटाइटिस ए बस एक्यूट था, बी और सी क्या हो गया, क्रोनिक, मतलब तुम्हारा 6 मंथ से ज्यादा ये लास्ट करेगा, ठीक है। लीडिंग टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लीवर फॉर ट्रीटमेंट। तो जितना भी तुम्हारा क्रोनिक लीवर डिजीज होगा उसमें समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लीवर ही होगा सबसे लास्ट स्टेज, अगर कोई भी ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर पा रहा है तो, ठीक है। नो एनी वैक्सीनेशन इज येट अवेलेबल टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस सी। तो बस यही एक तुम्हारा हेपेटाइटिस का फॉर्म है, टाइप है, जिसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए भी तुम्हारा प्रिवेंट किया जा सकता है, वो ज्यादा तुम्हारा फैलता भी नहीं है। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन आता है, वैक्सीन आता है, सी का नहीं आता है, ठीक है। यही बस यही एक टाइप है ना जिसका तुम्हारा कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी तुम्हारा ज्यादा खतरनाक हो गया हेपेटाइटिस बी से, क्योंकि हेपेटाइटिस बी को हम लोग बचा सकते हैं लेकिन सी को नहीं बचा सकते हो, प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यही है इसका कि बहुत कम पेशेंट में होता है, ज्यादा चांस नहीं होता है इसका फैलने का, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया हेपेटाइटिस सी। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेपेटाइटिस डी। इट इज कॉज्ड बाय कौन सा वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस। इट ऑकर्स इन द पेशेंट विथ हेपेटाइटिस बी। तो जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी होगा ज्यादा चांस है कि उसको हेपेटाइटिस डी भी होगा, ठीक है। बी और डी दोनों साथ साथ चलता है, प्रिवेंशन भी होता है ना। देखो, इफ द पर्सन इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी देन ही इज आल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस डी। तो अगर तुमको हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन मिला है तो तुमको हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा, वैक्सीन लिए हो तो हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा। ये दोनों बी और डी दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। अगर बी का हेपेटाइटिस बी हुआ है तो हेपेटाइटिस डी भी होगा, अगर हेपेटाइटिस बी का हम लोग वैक्सीन ले चुके हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, वैक्सीन का ही नाम है हेपेटाइटिस बी, उसका हम पढ़ाएंगे फिर डोज क्या होता है उसका भी ना। पेंटावैलेंट करके भी एक आता है और एक तुम्हारे हेपेटाइटिस बी का अलग से भी आता है, ठीक है। आगे पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है तुम्हारे हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ई का क्या है कॉज, हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से, HEV बोलेंगे उसको, ठीक है। इट इज एक्यूट फॉर्म ऑफ इंफेक्शन एंड मेनली स्प्रेड बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो मेनली तुम्हारा बाकी सारा किस चीज से हो रहा था, तुम्हारा ब्लड से हो रहा था, बॉडी फ्लूइड से हो रहा था ना। लेकिन हेपेटाइटिस ई मेनली तुम्हारा किस चीज से होगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन। और कौन सा फॉर्म है, एक्यूट, मतलब 6 मंथ से कम तक रहेगा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए तुम्हारा ई तुम्हारा एक्यूट फॉर्म था और बी सी डी क्या था, क्रोनिक, क्रोनिक इन्फेक्शन था, ठीक है। ये चीज याद रखना। इवन दो द वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ई, इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। कहाँ अवेलेबल है, बस चाइना में, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ई का जो वैक्सीन है वो बस तुम्हारा चाइना में अवेलेबल है। क्यों, चाइना से तो इंडिया में भी आ सकता है ना, बहुत सारा सामान आ रहा है, वैक्सीन आने में क्या दिक्कत है। तो तुम्हारा जो वैक्सीन हेपेटाइटिस ई के लिए जो वैक्सीन बनाया था ना चाइना, वो तुम्हारा FDA अप्रूव नहीं किया। FDA किसको बोलते हैं पता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ तुम्हारा FDA चलता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिपार्टमेंट क्या करता है तुम्हारा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी वैक्सीन बनता है ना उसको इसका अप्रूवल चाहिए, ठीक है। जब तक ये तुम्हारा अप्रूव नहीं करेगा तुम उस वैक्सीन को दूसरे कंट्री में नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। WHO उसको ये मान्यता नहीं देता है दूसरे कंट्री में यूज करने के लिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चाइना जो वैक्सीन बनाया ना वो तुम्हारा FDA अप्रूव नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा उसको दिखा, ठीक है। उसमें रिस्क ज्यादा था, जितना वो प्रिवेंट नहीं करेगा उससे ज्यादा वो हानि पहुंचाने वाला था, ठीक है। इसीलिए क्या किया, उसको नहीं किया तो तुम्हारा बस ये चाइना में ही अवेलेबल है, उसके अलावा और कोई कंट्री में नहीं मिलता है हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन,
समझ गए? चलो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ए और ई, नहीं ए और ई तो एक्यूट है तुम्हारा, ये तुम्हारा बी सी है, ठीक है, ये सब तुम्हारा डेंजर है। हेपेटाइटिस ए और ई तो तुम्हारा एक्यूट इन्फेक्शन था, बताया था ना, ए और सबसे लास्ट वाला, और ये तुम्हारा तीनों जो है वो क्रोनिक में आता है। बी और सी क्रोनिक था, और बी होगा तो डी भी होगा तुमको। कौन सा? ये तुम्हारा एक्यूट इन्फेक्शन है, वो तुम्हारा 6 मंथ में खुद ठीक हो जाता है, 6 मंथ से कम में ना। ए और ई तुम्हारा, तुमको ज्यादा ये करने का जरूरत नहीं है, उसको दवा देने का जरूरत नहीं है, पेशेंट खुद पे खुद ठीक हो जाएगा, एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो वो लीवर अपने आप जनरेट करके वो खुद ठीक कर लेता है। लेकिन बाकी जो तुम्हारा क्रोनिक इन्फेक्शन में आए हो, उसके लिए फिर तुमको ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा। समझ गए? तो देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, तो ए और ई कैसे फैलेगा, दिस इन्फेक्शन आर ऑकर्ड थ्रू फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट पता था ना उस दिन, क्या होता है फीको ओरल रूट? तुम्हारे स्टूल की वजह से, स्टूल से तुम्हारा ये, जैसे कोई टॉयलेट गया हाथ नहीं धोया, बताया था ना, वो उसी हाथ से कोई चीज छू रहा है, तुम भी उसी चीज को छू रहे हो, और फिर वही हाथ से खाना खा रहे हैं, तो वैसे करके क्या हुआ, तुम्हारा वायरस फीको ओरल रूट उसका स्टूल से तुम्हारे माउथ में ट्रांसमिशन होकर तुम्हारे पूरा जीआई ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, तो उसी को हम लोग फीको ओरल रूट बोलते हैं। थ्रू कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो खराब खाना पानी है उसकी वजह से होता है तुम्हारा हेपेटाइटिस ए और ई। और बी सी और डी जो होता है ये तुम्हारा किस वजह से होगा, कंटैक्ट विथ इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, तो तुम्हारा बॉडी का कोई भी फ्लूइड, ठीक है, उसके साथ अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे शेयरिंग यूज नीडल, मतलब एक ही नीडल से हम 2 पेशेंट में दे दिए इंजेक्शन, ठीक है, हम नीडल चेंज नहीं किए इंजेक्शन देने समय, जो हेपेटाइटिस बी पेशेंट था, सी पेशेंट था, उसी को जो हम दवा दिए थे वही नीडल का दवा हम दूसरे पेशेंट में फिर दे दिए, ठीक है, तो उससे तुम्हारा कांटेक्ट हो सकता है। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम ब्लड चेक नहीं किए चढ़ाने के पहले कि वो पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है, ठीक है ना, पेशेंट को देखो हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, बहुत को खुद पता भी नहीं चलता है कि उसको हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, जब तक कि उसको लक्षण अच्छा से नहीं दिखने लगे, कोई ये तुम्हारा फीवर ये सब नहीं आया, जॉन्डिस का लक्षण नहीं आया, तब तक उसको नहीं पता चलता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में अगर कोई ब्लड डोनेट कर दिया, और जो डोनेट कर ये चेक कर रहा था चढ़ाने वाला था, वो भी नहीं देखा कि तुम्हारा उसको हेपेटाइटिस बी है, वो चेक नहीं किया, और वैसे में ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देगा, तो क्या होगा, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट हो जाएगा। थर्ड है तुम्हारा सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्स करने समय, सेक्सुअल कांटेक्ट के समय तुम्हारा पेनिस से जो सीमेन फ्लूइड निकलता है सेमिनल वेसिकल से, ठीक है, तो उसके साथ वो तुम्हारा अगर पेथी जो भी फीमेल रहेगी उसमें वेजाइना में तुम्हारा अगर रिलीज हो जाएगा, उसके साथ अगर कांटेक्ट में आ रहा है पेशेंट, तो उससे भी तुम्हारा क्या होता है, हेपेटाइटिस बी सी और डी फैलता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी जो है ना तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, ऐसा मत सोचना कि बस इंटेस्टाइनल में है, नहीं, ये तुम्हारा सेक्सुअली एसटीडी में भी आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है तुम्हारा हेपेटाइटिस बी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी किसको बोलते हैं, किसी को हम इंजेक्शन दे रहे थे, हम कैप लगाने समय क्या हुआ, वो निडल मेरा हाथ में चुभ गया, ठीक है, तो ये सबसे कॉमन चीज है, हॉस्पिटल में अगर वर्कर सब होते हैं ना, तो सबसे कॉमन तुम्हारा निडल स्टिक इंजरी होता है, ठीक है। हम इंजेक्शन दे रहे थे, कैप लगा रहे थे, उसका कैप अच्छे से लगा नहीं, वो गलती से मेरे हाथ में कहीं भी, उंगली में चुभा, हाथ में चुभा, कहीं भी चुभ गया थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा भी अगर चुभेगा, भले तुमको ब्लीडिंग आए चाहे नहीं वहां से, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी चुभ गया है तो वो तुम्हारा निडल स्टिक इंजरी, तो वैसे कंडीशन में भी तुमको पेशेंट से तुम में फैल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रेग्नेंट मदर टू द फीटस। प्रेग्नेंट मदर टू फीटस कैसे बताया था ना अभी, डिलीवरी के टाइम में जो तुम्हारा ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है बच्चा, तब तुम्हारा फैलता है। और डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड, तो अगर कोई भी पेशेंट का तुम्हारा ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे आएगा, ब्लड सैंपल हम ले रहे थे, हमको लैब में भेजना था, है ना, वो ब्लड सैंपल हम ले रहे थे, हमसे अच्छे से लिया नहीं, या फिर मान लो कि सिरिंज छटक गया मेरे हाथ से, पूरा ब्लड मेरा हाथ पे लग गया, और मेरा हाथ में कहीं भी कटा छटा रहेगा तो क्या होगा, सीधे वायरस अंदर, ठीक है, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड हुआ। समझ गए कैसे फैलेगा? तो ए और ई तुम्हारा फीकोरल रूट या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और बी सी डी तुम्हारा मेनली बॉडी फ्लूइड से। ये तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, ये भी याद रखना, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर, किसको किसको होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो पीपल आर एट हायर रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस, कब होगा? शेयर नीडल टू टेक ड्रग्स, तो ड्रग यूजर्स जो ड्रग लेता है, ठीक है, कौन सा ड्रग, वो दवा वाला ड्रग नहीं बोल रहे हैं, तो सब नशा करने के लिए जो ड्रग लेता है ना, वो जो ये इंजेक्शन एक ही नीडल से हम ले रहे हैं, हम वही नीडल तुमको पास कर दिए, तुम भी उसी से ले रहे हो, वो तीसरा को पास किया, वो भी उसी से ले रहा है ना। तो वैसे तुम्हारा एक ही नीडल से अगर शेयर कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा रिस्क पे रहेगा ना, किसी को भी अगर एक को भी हेपेटाइटिस होगा तो फिर सब में फैलना शुरू हो जाएगा। मान लो हमको हेपेटाइटिस था, हम अपना में इंजेक्ट करके वही नीडल से तुम लिए, वही नीडल से तीसरा लिया, चौथा लिया, तो क्या हुआ, मेरे से सब में गया ना, तो वो हुआ तुम्हारा शेयरिंग फर्स्ट, अगर नीडल शेयर कर रहे हैं तब। सेकेंड, हैविंग मेनी सेक्स पार्टनर्स, अगर एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर्स है, किसी का सेक्सुअल कांटेक्ट होता है एक से ज्यादा में, तो वैसे कंडीशन में अब तुमको पता थोड़ी है कि किसको हेपेटाइटिस बी होगा किसको नहीं होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा, ये एक तरह से ये भी तुम्हारा रिस्क फैक्टर पे रहता है कि अगर एक से ज्यादा किसी का सेक्स पार्टनर है तो वो भी तुम्हारा हेपेटाइटिस बी हो सकता है, उसको हेपेटाइटिस इंफेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारा ड्रिंक मोर अमाउंट ऑफ एल्कोहल, तो ज्यादा दारू पीने से भी क्या होता है, लीवर खराब होता है ना, तो वो भी तुम्हारा रिस्क फैक्टर पे है। नेक्स्ट, पुअर न्यूट्रिशन, जो खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, ठीक है, कुपोषण का शिकार है इंसान, पुअर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेवल बहुत खराब है, माल न्यूट्रिशन है, तो उसका इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी कम है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में भी क्या होगा, लीवर अफेक्ट होगा, तुम्हारा हेपेटाइटिस होगा। नेक्स्ट है वर्क्स इन हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, तो अभी बताया नीडल स्टिक इंजरी था ना, जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वर्कर्स, कभी भी हॉस्पिटल पे भेजा जाता है ना, तो पहले जो भी वहां वर्कर्स होते हैं सबको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का 3 डोज दिया जाता है भेजने के पहले, हॉस्पिटल ड्यूटी शुरू होने के पहले, ठीक है, ताकि हॉस्पिटल में अगर गलती से भी तुम्हारा नीडल स्टिक इंजरी ये सब भी हो तो तुम हेपेटाइटिस बी से बचे रहो, इसलिए, ठीक है, तो वो वर्कर्स जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको भी तुम्हारा रिस्क फैक्टर पे। और लास्ट, न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम देयर इन्फेक्टेड मदर, तो हम बताए ना, जरूरी नहीं है कि सारा इन्फेक्टेड मदर से बेबी में ट्रांसमिट होगा ही होगा, नहीं, 90% चांस होता है कि हो सकता है, लेकिन बहुत कंडीशन में बचा दिया भी जाता है, जरूरी नहीं है कि मदर को अगर हेपेटाइटिस बी है तो बेबी को भी होना जरूरी, ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हारा रिस्क फैक्टर था जिससे हेपेटाइटिस हो सकता है पेशेंट में। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तुम्हारा पैथोफिजियोलॉजी, कैसे तुम्हारा वायरस काम करेगा। सबसे पहले क्या है, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम वायरस इन्फेक्ट द लीवर सेल्स, लीवर सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स, ठीक है, बताए ना, हेपा मतलब लीवर हो गया और साइट्स मतलब सेल हो गया, तो लीवर का जो सेल हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेपेटोसाइट। तो ब्लड स्ट्रीम से तुम्हारा ब्लड से वायरस कहाँ जाएगा, लीवर का सेल्स में, ठीक है, जैसे ही लीवर का सेल्स में गया तुम्हारा लीवर अफेक्ट होना, वहां पे जाके वायरस क्या करता है, ठीक है, मान लो तो ये तुम्हारा लीवर है, ठीक है, ये तुम्हारा लीवर था, तुम्हारा वायरस एंटर किया ब्लड से, तुम्हारा ये वायरस था, वायरस एंटर किया, ठीक है, अब एंटर करने के बाद क्या होगा, वायरस रिलीजेस टॉक्सिन इन द लीवर सेल। अब वायरस एंटर करने के बाद क्या करता है, इसके अंदर जो तुम्हारा टॉक्सिक केमिकल्स था, ठीक है, उसको लीवर में रिलीज करना शुरू कर देगा, ठीक है, लीवर में बाहर में उसको रिलीज करेगा, रिलीज करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही रिलीज करेगा क्या होगा, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस द टॉक्सिन, तुम्हारा इम्यूनिटी को पता चलेगा, इम्यून सिस्टम को पता चलेगा कि बाहर में कोई टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस आया है ना, जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को पता चलेगा तो क्या होगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, तुम्हारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, ठीक है, और उसी रिस्पॉन्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक्स द इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स, तो ये जो तुम्हारा सेल्स था, ठीक है, तो ये वायरस जो तुम्हारा केमिकल रिलीज किया तो ये सारा सेल्स में भी गया ना, तो जो सेल इन्फेक्ट हुआ है ना वो सारा इन्फेक्टेड सेल पे इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू करेगा, वो वायरस पे अटैक नहीं करता है, ठीक है, ये याद रखना, इम्यून सिस्टम तुम्हारा जो एंटीबॉडी था वो तुम्हारा वायरस पे नहीं अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, सेल पे, लीवर का सेल पे अटैक करता है, ठीक है, जो लीवर का सेल में तुम्हारा टॉक्सिन केमिकल्स जो चला गया है, ठीक है, उस पे अटैक करना शुरू करेगा, और जैसे ही तुम्हारे लीवर का सेल पे अटैक होगा, कुछ भी इंजरी होगा, क्या होगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और लीवर डैमेज, तुम्हारा सेल्स क्या होगा, इन्फ्लामेशन, सूजना शुरू करेगा। बताया था ना इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग और पेन था ना,
तो वो तुम्हारा जैसे ही तुम्हारा एंटीबॉडी लीवर सेल्स पे अटैक करेगा, तुम्हारे लीवर में सूजन शुरू हो जाएगा। सेल्स अटैक हो रहा है मतलब उसका सूजन शुरू होने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही तुम्हारा हेपेटोसाइट डिस्ट्रॉय, अब जैसे ही तुमको ये लीवर का सेल्स था, इस पे एंटीबॉडी अटैक कर दिया मेरा इम्यून सिस्टम का, तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय होगा ना, डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा, रप्चर होना शुरू हो जाएगा इसका। ऐसे ऐसे तुम्हारा रप्चर होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके अंदर जो तुम्हारा केमिकल प्रेजेंट था, ठीक है, तो लीवर का मेन काम क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स बिलिरुबिन बनाना है ना, लीवर का मेन काम, और उसको स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर का है ना। तो लीवर का देखो बताते हैं तुम लोग को। देखो ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रफ डायग्राम बना है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ, इसोफेगस हो गया, है ना, ये तुम्हारा इसोफेगस हो गया। उसके बाद ये क्या हुआ, स्टमक हो गया, ठीक है। स्टमक के बाद ये तुम्हारा डिओडेनम आ गया। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम सब इसी में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, ये तुम्हारा, ये जो अंदर वाला देख रहे हो ना, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, और ये बाहर वाला जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये तुम्हारा पैनक्रियास, और ये क्या हुआ, लीवर, और ये हो गया तुम्हारा गॉल ब्लैडर, है ना, इंटेस्टाइनल। तो देखो लीवर का मेन काम है तुम्हारा बिलीरुबिन और बाइल सॉल्ट्स को बनाना, ठीक है, बिलीरुबिन प्लस बाइल सॉल्ट, ठीक है, ये तुम्हारा लीवर का काम हुआ। ये तुम्हारा सिक्रीट करता है लीवर, और उसको स्टोर करने का काम किसका है, गॉल ब्लैडर का, उसको स्टोर करके रखेगा, स्टोर करके अपने में रखता है, और जब तुमको जरूरत होता है तुम्हारे स्टमक में, तब वो रिलीज करता है तुम्हारा डिओडेनम में, है ना, कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए वो रिलीज होता है। तो ये इसमें क्या होता है तुम्हारा, जब लीवर तुम्हारा बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट बनाया, तो नॉर्मल बिलिरुबिन कहाँ से कहाँ जाएगा वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन में तुम्हारा बिलिरुबिन तुम्हारा गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद कहाँ गया, डिओडेनम से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से तुम्हारा सीकम के साथ अटैच हो जाता है ना, सीकम के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में अटैच हो जाता है। इसी के नीचे तुम्हारा अपेंडिक्स होता है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में ही। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हारा सीकम के साथ अटैच होगा, अपेंडिक्स के साथ अटैच नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हारा बिलिरुबिन कैसे आ रहा था, गॉल ब्लैडर से होते हुए, डिओडेनम से होते हुए, तुम्हारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रेवल करके, और फिर तुम्हारा एनस से स्टूल के साथ बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मल पाथवे है बिलिरुबिन का, और यही तुम्हारा बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट है जो कि तुम्हारा स्टूल को येलो कलर देता है, ठीक है। बिलिरुबिन की वजह से ही स्टूल हमारा क्या होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा नॉर्मल पाथवे हुआ। लेकिन जैसे ही तुम्हारा लीवर डिफेक्ट हो गया, तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ, इसका सेल्स तुम्हारा डैमेज हो गया सारा, ठीक है। तो डैमेज हुआ, तो जो तुम्हारा बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट तुम्हारा गॉल ब्लैडर में जाना था स्टोर होने के लिए, वो डायरेक्ट तुम्हारा क्या होता है, ब्लड वेसल्स में रिलीज हो जाएगा, ब्लड में डायरेक्ट आ गया, ठीक है। समझे ये चीज, समझ गए सब कोई, एक बार फिर से बता दें। देखो तुम्हारा लीवर का मेन काम क्या था, बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट को बनाना, ठीक है। वो तुम्हारा बनाता है लीवर, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब तुम्हारा नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस जब होता है, तो तुम्हारा गॉल ब्लैडर से बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट होता है, वो तुम्हारा डिओडेनम में रिलीज होगा, डिओडेनम से पूरा तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस से बाहर निकलता है स्टूल के साथ, ठीक है। बिलिरुबिन ऐसे तुम्हारा नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे यहाँ पे लीवर डैमेज होना शुरू हो गया, ठीक है, ये लीवर का सेल्स डैमेज हो रहा है, तो लीवर जो तुम्हारा, अब लीवर तुम्हारा बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट तो बनाएगा ही ना, वो लीवर का सेल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया बना ही रहा था, है ना। तो वो जो तुम्हारा लीवर में बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट बना रहा था, तो डैमेज होने पे क्या हुआ, जो तुम्हारा बिलिरुबिन गॉल ब्लैडर में जाना था, वो तुम्हारा डायरेक्ट कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में, ठीक है। जो तुम्हारा ब्लड सप्लाई लीवर को जा रहा था ना, आयोटा जो तुम्हारा ब्रांच करके पूरा गया था लीवर में, तो वही तुम्हारा डायरेक्ट कहाँ चला आया,
ब्लड वेसल, ठीक है। तो अब ब्लड तो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ये नहीं होता है, ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी। देखो ब्लड का तीन चीज, ब्लड को पंप कौन करेगा? हार्ट। प्यूरिफाई कौन करेगा? प्यूरिफाई कौन करता है? लंग। और फिल्टर कौन करता है? फिल्टर करेगा तुम्हारा किडनी। ये चीज याद रखना, जो तुम्हारा ब्लड का ये तीन ऑर्गन जो है, मेन ऑर्गन है ये तीन चीज तुम्हारा ब्लड को एकदम प्रॉपरली ये करने के लिए, सर्कुलेशन के लिए। तुम्हारा पंप हार्ट करेगा उसको प्यूरिफाई, प्यूरिफाई मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बस एक्सचेंज है ना। तो प्यूरिफाई कौन करेगा? लंग्स। और फिल्टर कौन करता है? किडनी। तो अब जब तुम्हारा बिलीरुबिन तुम्हारा कहाँ आ गया? ब्लड वेसल में आ गया। अब ब्लड वेसल से उसको कौन निकालेगा? किडनी निकालेगा फिल्टर करके, है ना। तो देखो आगे का प्रोसेस, ये समझ गए सब कोई? अब देखो, अब क्या हुआ तुम्हारा, हेपेटोसाइट जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ, बिलीरुबिन और बाइल सॉल्ट कहाँ हुआ? डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में आ गया। अब ब्लड में जैसे ही ब्लड में आएगा तुम्हारा लीडिंग टू जॉन्डिस और अदर सिम्टम्स तुम्हारा शो करना शुरू हो जाएगा। जॉन्डिस का सिम्टम क्या है? पूरा शरीर पीला पड़ जाना, आंख तुम्हारा जो व्हाइट स्क्लेरा है वो भी येलो हो जाता है ना। तो जैसे ही अब तुम्हारा ब्लड में आया बिलीरुबिन, तुम्हारा क्या करेगा? किडनी फिल्टर द बिलीरुबिन फ्रॉम ब्लड लीडिंग टू डार्क कलर्ड यूरिन, ठीक है। तो जो बिलीरुबिन तुम्हारा ये इंटेस्टाइन में जाना था, तुम्हारे स्टूल के साथ बाहर आना था, वो कहाँ चला गया? किडनी में। अब किडनी तुम्हारा ब्लड फिल्टर करेगा तो उसमें से बिलीरुबिन निकालेगा ना, तो तुम्हारे यूरिन जो होगा वो एकदम डार्क कलर, एकदम गाढ़ा पीला कलर का होगा, ठीक है। बोले ना बिलीरुबिन का मेन काम क्या था? वो पीलापन प्रोवाइड करता है ना। तो बिलीरुबिन जो तुम्हारा पीला प्रोवाइड करना था तुम्हारा स्टूल को, वो अब क्या हो गया? तुम्हारा यूरिन तुम्हारा पीला होने लगेगा और स्टूल क्या हो जाएगा? लाइट कलर या फिर क्ले कलर। स्टूल व्हाइट हो जाएगा या फिर मिट्टी कलर का होता है, ठीक है। तो जो भी पेशेंट हेपेटाइटिस का या जॉन्डिस का होगा, उसका सबसे कॉमन चीज यही दिखेगा, उसका स्टूल किस कलर का होगा? लाइट कलर या फिर क्ले कलर का, और उसका यूरिन एकदम तुम्हारा डार्क येलो कलर का यूरिन निकलेगा, समझ गए। नॉर्मल यूरिन का कलर क्या है? व्हाइट, पानी जैसा होता है ना। नॉर्मल यूरिन का कलर क्या होता है? या फिर पेल येलो रहेगा, बहुत कम येलो होगा। लेकिन हेपेटाइटिस होगा तो डार्क कलर एकदम, समझ गए। डार्क कलर कैसे आया? आ? वो तुम्हारा पानी की कमी की वजह से, हाँ वो तुम्हारा बोले तो तुम्हारा डिहाइड्रेशन की वजह से भी येलो कलर यूरिन आएगा, ठीक है। तुम्हारा पानी का कमी होगा ना, उसकी वजह से भी होता है। पानी अच्छे से पियोगे ना, किडनी फिल्ट्रेशन अच्छे से करेगा, वो तुम्हारा येलो कलर किस वजह से आता है? जब किडनी फिल्टर अच्छे से नहीं कर पाता है, तुम्हारे बॉडी में पानी कम है, ब्लड में तुम्हारा ये प्लाज्मा कम है, ठीक है। ब्लड तो वो तुम्हारा जो फिल्टर करता है ना किडनी, तो वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता है, ठीक है। इसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेटेड निकलता है यूरिन जो निकलता है, ठीक है। और ये तुम्हारा इसमें हेपेटाइटिस में ऐसा नहीं है कि पानी कम है तुम्हारा, नहीं, पानी सही मात्रा में है बॉडी में, वाटर, लेकिन तुम्हारा बिलीरुबिन की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है? डार्क कलर यूरिन। और जो स्टूल में जाना था, अब स्टूल में तुम्हारा बिलीरुबिन गया नहीं, तो क्या होगा? स्टूल का कलर अपने आप लाइट हो जाएगा, समझ गए सब कोई। चलो हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहला क्या है? फटीग, थकान सबसे ज्यादा, ठीक है। कोई भी इंफेक्शन होगा सबसे पहले थकान आना शुरू होगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया का मतलब उल्टी जैसा लगना, और वोमिटिंग का मतलब उल्टी होना, ठीक है। दोनों दो चीज है, ठीक है। नोजिया का मतलब क्या होता है? बस फीलिंग हो रहा है, आ रहा है कि उल्टी होगा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। अगर उल्टी हो गया तब उसको हम लोग वॉमिटिंग बोलते हैं। तो ये भी तुम्हारा होगा। थर्ड क्या है? एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द। उसके बाद जॉइंट पेन भी तुम्हारा होता है, ठीक है। जॉइंट पेन जहाँ पे तुम्हारा हड्डी जुड़ा है, यहाँ पे एल्बो के पास, नी के पास, ठीक है। देखो डार्क यूरिन होगा, एकदम येलो कलर का यूरिन होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगेगा। एपेटाइट का मतलब हंगर, भूख नहीं लगता है, ठीक है। और जॉन्डिस का लक्षण, जॉन्डिस में देख रहे हो ये पीला में ये जो व्हाइट व्हाइट चीज था, ये सब तुम्हारा येलो दिख रहा है, ठीक है। तो आंख में जो स्क्लेरा होगा ना, ये तुम्हारा आंख हो गया, इसमें ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, जो इसी को स्क्लेरा बोलते हैं। तो वो क्या होगा? तुम्हारा येलो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड में तुम्हारा बिलीरुबिन है और ब्लड हर जगह सप्लाई हो रहा है ना।
तो तुम्हारा आंख में भी जाएगा, आंख भी तुम्हारा येलो हो जाएगा, स्किन भी तुम्हारा येलो हो जाएगा, क्योंकि बिलिरुबिन लेवल बढ़ गया है तुम्हारे ब्लड में। समझ गए? नॉर्मली भी ब्लड में बिलिरुबिन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, एकदम नहीं होता है, नहीं नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस में क्या होगा, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है बिलिरुबिन लेवल, ठीक है। उसकी वजह से तुम्हारा फिर सारा हेपेटाइटिस का लक्षण शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है? तो सबसे पहला तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन जब करोगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन, तो क्या मिलेगा उसमें? जॉन्डिस का लक्षण। तो जॉन्डिस में क्या होगा? येलो ऑफ द स्किन, पूरा स्किन जो है वो पीला पड़ना, ठीक है। और फिर स्क्लेरा, स्क्लेरा भी बताया ना, आंख में जो व्हाइट वाला होता है उसी को स्क्लेरा बोलते हैं। तो स्किन और स्क्लेरा दोनों क्या हुआ तुम्हारा? येलो कलर का, ठीक है। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन और पैल्पेशन ऑफ एब्डोमेन। तो एब्डोमेन, जब पेट का पैल्पेशन करेंगे, ठीक है, पैल्पेशन कैसे करते हैं? ये तुम्हारा चारों उंगली यूज करके करते हैं ना, पूरा पाम यूज करके किया जाता है। तो जब यहाँ पे राइट साइड में तुम्हारा लीवर होता है, लेफ्ट नहीं राइट साइड में, ठीक है, तो जब यहाँ पे तुम्हारा ऐसे करके पैल्पेट करोगे ना, तो तुमको सूजा हुआ लगेगा, पूरा लीवर अच्छे से तुमको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि स्वेलिंग हो गया है लीवर, ठीक है, फूल गया है, सूज गया है, तो उसको तो जैसे ही छुओगे ना, वो क्या होगा, पूरा लीवर पैल्पेट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये दो चीज तुमको फिजिकल एग्जामिनेशन में मिलता है। लीवर का सूजना को क्या बोलते हैं? स्वेलिंग ऑफ द लीवर का भी नाम है तुम्हारा हेपेटोमेगाली, ठीक है। मेगाली का मतलब होता है तुम्हारा स्वेलिंग, ठीक है, या फिर एनलार्जमेंट, बढ़ गया है, स्वेलिंग की वजह से ज्यादा बढ़ गया है उसका साइज, ठीक है, एनलार्जमेंट। हेपाटो का मतलब हो गया लीवर, तो लीवर का अगर एनलार्जमेंट, लीवर, और मेगाली का मतलब हो गया तुम्हारा एनलार्जमेंट, स्वेलिंग की वजह से एनलार्जमेंट हो गया। तो हेपेटोमेगाली कहीं भी रहेगा, इसका मतलब क्या है? उसका लीवर स्वेल कर गया, उसका लीवर बड़ा हो गया है स्वेलिंग की वजह से, तो उसको हम लोग हेपेटोमेगाली बोलते हैं। मेगाली कहीं भी, स्प्लीनोमेगाली मतलब स्प्लीन बड़ा हो गया है, ठीक है। तो मेगाली कहीं भी अगर लिखा हुआ है पीछे में, इसका मतलब वो एनलार्जमेंट हो चुका है उस चीज का, नॉर्मल साइज जितना होना चाहिए उससे बढ़ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए लैब इन्वेस्टिगेशन। अब ब्लड टेस्ट में हम लोग को क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर अफेक्ट हुआ है तो सबसे पहले तुम्हारा लीवर का फंक्शन तो अफेक्ट होगा, है ना। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में बहुत कुछ आता है, जैसे सीबीसी में आता है ना, हीमोग्लोबिन भी आता है, प्लेटलेट भी आता है, एमसीएच भी आता है, एमसीएचसी भी आता है। तो कैसे देख के पता करोगे कि उसको हीमोग्लोबिन अनीमिया है? किस चीज से? सीबीसी में, सीबीसी का ये है कंप्लीट ब्लड काउंट किए हैं अगर हम, उसमें तुम्हारा एचबी का भी दिखाता है, प्लेटलेट भी दिखाता है ना, तुम्हारा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल सब दिखाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट भी दिखाता है ना, हर चीज रहता है उसमें। तो कौन सा चीज को हम देख के पता कर सकते हैं कि पेशेंट को अनीमिया है, खून का कमी है? हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तुम्हारा, हीमोग्लोबिन देख के ही पता करोगे, है ना। तो वैसे ही तुम्हारा लीवर फंक्शन टेस्ट में भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। एलएफटी में तुम्हारा पीटी होगा, आईएनआर होगा, एल्बुमिन होगा, ठीक है, बहुत कुछ होगा। लेकिन कौन सा चीज देख के हम पता करेंगे कि उसको हेपेटाइटिस है कि नहीं है? ठीक है, एएलटी, एएसडी, ठीक है, एएसटी, एसजीपीटी भी रहता है, एसजीओटी भी रहता है। लीवर फंक्शन टेस्ट करोगे ना, बहुत सारा आता है ना। तो कौन सा चीज देख के हम पता करेंगे कि उसको हेपेटाइटिस हो रहा है पेशेंट को? देखो मेनली ये दो चीज देखा जाता है, एएलटी और एएसटी, ठीक है। एएलटी और एएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तुम्हारा एएलटी हो गया एलानीन अमाइनो ट्रांसफेरेज, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा एएलटी। और दूसरा है एएसटी, ये हो गया तुम्हारा एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये दो टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट में। तो ये दोनों तुम्हारा इंजाइम है, एएलटी और एएसटी जो है ये इंजाइम है, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज इंजाइम और एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज इंजाइम। तो अगर तुम्हारा जब एलएफटी टेस्ट किया और ये दोनों तुम्हारा इंक्रीज है, ठीक है, बढ़ा हुआ है, तभी तुम मानोगे कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है। समझ गए?
तो मेनली यही दो चीज तुम्हारा इंक्रीज होगा लीवर फंक्शन टेस्ट में अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस होगा तो। समझ गए कैसे देखोगे लीवर? अब लीवर फंक्शन टेस्ट का कोई रिपोर्ट लेके आए तुम्हारे पास, तुम कैसे पता चलोगा तुमको कि हेपेटाइटिस है कि नहीं है? तो ये दो चीज तुमको मेनली देखना है, ठीक है। अगर ये दोनों इंक्रीज होगा रिपोर्ट में, लैब रिपोर्ट में, तो पेशेंट को क्या कहेंगे? हेपेटाइटिस है पेशेंट को। समझ गए? अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है तुम्हारा HbSAg टेस्ट। क्या है इसका फुल फॉर्म? हेपेटाइटिस बी सीरम एंटीजन टेस्ट, ठीक है। तो ये मेनली तुम्हारा हेपेटाइटिस बी के लिए हुआ। हेपेटाइटिस बी सीरम का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। ब्लड में एंटीजन, हेपेटाइटिस बी का अगर वायरस तुमको ब्लड में मिल रहा है तो वो कौन सा टेस्ट हुआ? HbSAg टेस्ट। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है मतलब पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है। समझ रहे हो? तो हेपेटाइटिस बी का तुम्हारा चेक करने का यही टेस्ट होता है, और कोई टेस्ट नहीं है जो हेपेटाइटिस बी चेक कर सके। बी का बात कर रहे हैं हम, सारा हेपेटाइटिस का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाकी हेपेटाइटिस चेक करना है तो उसके लिए ये टेस्ट होता है एंटी HAV हेपेटाइटिस ए वायरस, HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, HDV हेपेटाइटिस डी वायरस और HEV हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है। तो बी के लिए HbSAg टेस्ट हो गया तुम्हारा, और बाकी अगर हेपेटाइटिस टेस्ट करना है तो उसके लिए फिर तुम्हारा एंटी HAV HbSAg टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंटी HAV मतलब ये तुम्हारा जैसे हम लोग ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो एंटी डी ये सब डालते हैं ना, जो बताता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो वैसे ही ये तुम्हारा रिएक्शन करेगा वायरस के साथ। तो कौन सा वायरस के साथ तुम्हारा रिएक्शन करेगा वो चीज तुम्हारा प्रेजेंट है। अगर ए वायरस के साथ रिएक्शन किया मतलब तुम्हारे अंदर हेपेटाइटिस ए है। समझ रहे हो? अगर सी वायरस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हेपेटाइटिस सी है। समझ गए? समझ गए सब कोई? तो ये हो गया तुम्हारा हेपेटाइटिस का। और लास्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ लीवर, USG। ये तुम्हारा USG अल्ट्रासोनोग्राफी फुल फॉर्म है USG का, ठीक है। तो लीवर का अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? लीवर में सूजन है ना, इनलार्जमेंट, हेपेटोमेगाली जो अभी बताए तुम लोग को, वही चीज तुमको अल्ट्रासाउंड पे भी मिलेगा। समझ गए? सब कुछ समझ गए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाओ ट्रीटमेंट। अब ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है तुम्हारा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का क्या है? नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है हेपेटाइटिस ए का, वो खुद पे खुद ठीक हो जाता है, ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, ठीक है। तो वो वैक्सीन लेके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को हो गया ना तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो खुद पे खुद, एक्यूट इन्फेक्शन है बताया ना, 6 महीना के अंदर वो खुद पे खुद ठीक हो जाएगा। तो इसका वैक्सीन का नाम क्या है? या तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन या फिर हेपेटाइटिस ए इम्यूनोग्लोबिन, HAIG, ठीक है। हेपेटाइटिस ए इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो ये वैक्सीन दे दो, पेशेंट को हेपेटाइटिस ए नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए हेपेटाइटिस बी और सी। तो ये बी और सी तुम्हारा जो है इसका ट्रीटमेंट होता है। ये तुम्हारा क्रोनिक इन्फेक्शन था, बताया ना। डी भी क्रोनिक है, अगर बी होगा तभी डी होगा, अगर बी नहीं है किसी को तो डी एकदम नहीं होगा। ये दोनों साथ में चलता है। तो जिसको भी हेपेटाइटिस बी और सी होगा उसको कौन कौन सा दवाई देते हैं? एंटीवायरल दवाई। एंटीवायरल का मतलब क्या था? जो वायरस से लड़ता है ना। एंटीबैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया से लड़ रहा है। तो तुम्हारा हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, तो एंटी वायरल ड्रग, जिसका कौन कौन सा ड्रग देंगे? एंटेकावीर, देखो लास्ट में सब में वीर लगा हुआ है। टेनोवीर, वीर बोले थे ना, कोई भी दवाई का लास्ट में वीर है तो मतलब वो एंटीवायरल है, ठीक है। वीर और सिम्प्रेवीर, इसमें भी वीर लगा हुआ है ना। तो ये सब दवा है जो तुम्हारा हेपेटाइटिस बी और सी में दिया जाता है। समझ गए? अब नेक्स्ट आ जाओ हेपेटाइटिस डी। तो हेपेटाइटिस डी में क्या होगा? सेम मेडिसिन एज हेपेटाइटिस बी। बोले ना दोनों साथ चलता है, जिसको बी होगा उसको डी भी होगा। तो जो बी के लिए दवाई देंगे वही डी के लिए भी देंगे, है ना। तो जिसको बी होगा उसको डी भी देंगे। तो जो दवा हम बी में दे रहे थे वही दवाई हम डी में भी देंगे, ठीक है। तो अगर डी के लिए हम ये दवाई दे रहे थे ऑटोमेटिकली वो डी को भी ठीक कर देगा, ठीक है। तो ये चीज है। एंड लीवर ट्रांसप्लांट इन केस ऑफ एंड स्टेज लीवर डिजीज। एंड स्टेज लीवर डिजीज ESLD, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ESLD, ठीक है। एंड स्टेज लीवर डिजीज का मतलब क्या हुआ?
एकदम उसका लीवर खराब हो चुका है, ठीक है, वो खुद मतलब कितना भी हम उसको दवा दे रहे हैं तो नहीं ठीक हो रहा है, ठीक है, लीवर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो रीजनरेट सेल को अपना फिर से नहीं बना पा रहा है। तो वैसे कंडीशन में फिर क्या होगा, लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है, दूसरा का लीवर फिर ट्रांसप्लांट करेंगे, पूरा नया लीवर देंगे उसको, तब जाके पेशेंट ठीक होगा। समझ गए? तो ये चीज तुम्हारा डी में ही नहीं है, वो बी में भी है, ठीक है। जितना भी क्रोनिक इन्फेक्शन बताए थे ना, बी, सी और डी तीनों क्रोनिक में आता है। तो जितना भी क्रोनिक लीवर डिजीज होगा, सबसे लास्ट एंड स्टेज अगर लीवर डिजीज पहुंच गया, ये सेल डी पे है पेशेंट, तो फिर उसको ट्रांसप्लांट का जरूरत है। समझ गए? और लास्ट है, जो लास्ट क्या है, हेपेटाइटिस ई। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो तुम्हारा सिम्टम लक्षण दिख रहा था उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, और रिबाविरिन दिया जाता है, ये भी तुम्हारा एंटीवायरल ड्रग ही है, ठीक है। रिबाविरिन भी तुम्हारा क्या है, एंटीवायरल ड्रग। किसमें देंगे, इम्यूनो सप्रेस्ड पीपल, जिसका इम्यूनिटी लो है, ठीक है, वैसे लोग में हम लोग फिर रिबाविरिन ड्रग भी देते हैं साथ में, ठीक है। और बाकी जो तुम्हारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उल्टी हो रहा था तो उल्टी के लिए कौन सा दवाई देते हैं, ऑन्डम, है ना। और फिर तुम्हारा अगर फीवर है, फीवर के लिए क्या दोगे, पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल मेनली तुम्हारा इबुप्रोफेन ये सब यूज करते हैं, पैरासीटामोल कम यूज किया जाता है हेपेटाइटिस पेशेंट में। पता है क्यों? क्योंकि वो पैरासीटामोल तुम्हारा और लीवर को इन्फेक्ट करेगा, डैमेज करेगा, अगर ज्यादा डोज दिया जा रहा है तो, इसीलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं, ठीक है। और बाकी फिर तुम्हारा एंटीबायोटिक एंटीवायरल चलता है। समझ गए? इबुप्रोफेन ड्रग जो याद है उसमें नहीं दे रहे थे हम लोग, इसमें नहीं दे रहे थे, चिकन पॉक्स में था ना, तो वो चीज हम लोग फिर इधर यूज करेंगे। समझ गए सबको ट्रीटमेंट? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिवेंशन, कैसे उसको हम बचा सकते हैं। तो वेज टू प्रिवेंट, गेट वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी। तो अगर हम हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लिए तो हेपेटाइटिस ए नहीं होगा, बी का लिए हैं तो हमको डी भी नहीं होगा, सी का वैक्सीन हम लोग बताए अवेलेबल ही नहीं है, और ई क्या है, बस चाइना में अवेलेबल है, इंडिया में है नहीं, है ना। तो बस तुम्हारा क्या वैक्सीन अवेलेबल है, ए और बी, ठीक है। तो जो भी वैक्सीन है वो चीज हम लोग ले रहे हैं। दूसरा, डोंट शेयर नीडल टू टेक ड्रग्स। तो एक नीडल से दो लोग में दवा नहीं देना है, या फिर लेना भी नहीं है। अगर एक मतलब मान लो अगर एक ही पेशेंट को दे रहे हो और दो दवा भी दे रहे हैं ना, तब भी नीडल चेंज करोगे। समझ रहे हो? एक ही पेशेंट में दे रहे हैं और दो तीन दवा हमको देना है, तो ये नहीं कि वही नीडल से हम बार बार दे रहे हैं, नहीं। वो एक बार देने से क्या होता है, नीडल का आगे वाला जो चीज है ना वो ब्लंट होने लगता है, जो शार्प होता है ना नीडल, वो ब्लंट होने लगेगा, और वही से अगर फिर से दोगे ना तो टिश्यू इंजरी हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। इसीलिए नीडल हर बार चेंज करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन सच एज हैंड वॉशिंग। तो बताए थे ना, ए और ई तुम्हारा फीको ओरल रूट से हो रहा था, तो हाइजीन मेंटेन करो, हैंड वॉशिंग में करो, तो प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो जो तुम्हारा सेमिनल फ्लूइड की वजह से, सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड आ रहा था उसकी वजह से अगर तुम्हारा हेपेटाइटिस फैल रहा है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्डम का यूज सबसे बेस्ट तरीका, तुम्हारा फिजिकल बैरियर तुम्हारा क्या आता है, कॉन्डम का यूज, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारा फिर सेमिनल फ्लूइड तुम्हारा कॉन्डम में ही रह जाएगा, वो पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो तुम्हारा यूज ऑफ कॉन्डम। नेक्स्ट है टेकिंग प्रिकॉशन वाइल गेटिंग टैटू और बॉडी पियर्सिंग। तो अगर कहीं बॉडी पे टैटू बनवा रहे हो, या फिर कान छेदवा रहे हैं, नाक छेदवा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी बॉडी पियर्स हो रहा है, तो वो तुम्हारा नीडल देखना है कि जो भी टैटू बनाने वाला इंसान है वो नया नीडल यूज कर रहा है, ठीक है, पुराना वाला नीडल से ही तुम पे टैटू नहीं बना रहा है, वो चीज ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर वही होगा तुम्हारा नीडल शेयर करने से हेपेटाइटिस का ट्रांसमिशन। समझ गए? बस हेपेटाइटिस ही नहीं, तुम्हारा इन्फेक्शन भी तो जाएगा ना, बस कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जरूरी थोड़ी है बस हेपेटाइटिस इन्फेक्शन ही होगा, बाकी कोई भी इन्फेक्शन जा सकता है जो ब्लड से हो। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसका वैक्सीन देखते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन बताए ना, देयर आर वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी अवेलेबल। जो अवेलेबल वैक्सीन है वो बस क्या है, हेपेटाइटिस ए और बी का है। नो वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस सी, ये चीज याद रखना, किस चीज का वैक्सीनेशन एकदम नहीं है, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिंस हेपेटाइटिस डी ऑकर्स ओनली टू द पीपल विथ हेपेटाइटिस बी, तो डी उसी को होता है जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ हो। तो अगर वैक्सीन हम लिए हैं हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, तो तुम्हारा हेपेटाइटिस डी भी प्रोटेक्ट हो गया, है ना। और लास्ट है तुम्हारा वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ई इज नॉट अवेलेबल
एवरीवेयर। तो हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन जो है हर जगह नहीं है, बस कहाँ था, तुम्हारा चाइना में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एफडीए क्या किया, उसको अप्रूव नहीं किया। ठीक है, देख लो, नॉट अप्रूव्ड, एफडीए तुम्हारा अप्रूव नहीं किया क्योंकि उसका रिस्क ज्यादा था, इसी वजह से वो अप्रूव नहीं किया। तो चाइना वैक्सीन बनाया लेकिन उसी के पास रह गया, वो डब्ल्यूएचओ उसको क्या किया, नहीं देना, एफडीए अप्रूव नहीं किया तो फिर डब्ल्यूएचओ कैसे अप्रूव करेगा, वो उसी के साथ काम करता है, वो डब्ल्यूएचओ के अंदर में ही तुम्हारा एफडीए डिपार्टमेंट है ना। तो बस ये वैक्सीन ही अप्रूव नहीं करता है फूड एंड ड्रग, तुम्हारा जो कॉस्मेटिक का सामान भी होता है ना, कॉस्मेटिक, ये पाउडर क्रीम जो होता है, ये सारा चीज भी वो अप्रूव करता है, जो तुम्हारा बाहर कंट्री से अगर तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम्हारे देश में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट हो रहा है। तो प्लस खाने का सामान भी, खाने का सामान भी देखते हो, नेपाल से वाई वाई, कभी सुने हो नाम वाई वाई का? इंडिया में नहीं बनता है वाई वाई, नेपाल से आता है उधर से। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा दूसरा कंट्री से अपना कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है कुछ भी, तो वो तुम्हारा एफडीए उसको अप्रूव करता है, तभी इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है। या फिर इंडिया से जब बाहर जाता है, ठीक है, इंडिया से क्या क्या सप्लाई होता है बाहर, पता नहीं, तेल सप्लाई होता है, ऑयल सप्लाई होता है ना, और बहुत कुछ सप्लाई होता है, ऐसा थोड़ी है कि बस तेल ही होता है। तो जो भी चीज सप्लाई हो रहा है तुम्हारा एफडीए से रिलेटेड, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो सारा चीज जब तक एफडीए अप्रूव नहीं करेगा तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं चलेगा, समझ गए। तो ये चीज तुम्हारा वैक्सीन हेपेटाइटिस ई के लिए नहीं अप्रूव किया, इसीलिए वो तुम्हारा हर जगह अवेलेबल नहीं है। चलो अब हम लोग डोज देखते हैं वैक्सीनेशन का। ठीक है, तो ये किसके लिए, इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, जिसका 1 साल से कम है, न्यूबॉर्न 0 से 28 दिन तक अगर बच्चा होता है ना, तो इसको हम लोग न्यूबॉर्न बोलते हैं। ठीक है, 28 दिन तक बच्चे को क्या बोला जाता है, न्यूबॉर्न, और 28 दिन से 1 साल तक उसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा इन्फेंट में आ गया। तो ये तुम्हारा किसके लिए है, 1 साल से कम के लिए, मतलब ये दोनों के लिए है। ठीक है, ये जो वैक्सीनेशन बता रहे हैं, तो सबसे पहला इसमें तुम्हारा 2 चीज होता है, एक 3 डोज वैक्सीन सीरीज भी होता है, दूसरा 4 डोज वैक्सीनेशन। तो 4 डोज में जो आता है ना, इसमें तुम्हारा पेंटावेलेंट आता है, जो कि कंबाइन वैक्सीन होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस उसमें कंबाइन में बहुत कुछ आएगा, हेपेटाइटिस, डीपीटी, एचआईवी, 5 वैक्सीन होता है। ठीक है, पेंटावेलेंट। तो हम लोग 3 डोज देखते हैं, 4 डोज नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो 3 डोज अगर हम बस हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दे रहे हैं बच्चे में तब, ठीक है, तो उसका नाम कैसे आएगा, एनजेरिक्स बी या फिर रिकम्बी वैक्स एचबी, ऐसे करके तुम्हारा नाम आता है वैक्सीन का। ठीक है, ट्रेड नेम जो होगा ना, रिकम्बी वैक्स एचबी या फिर एनजेरिक्स बी करके। ठीक है, तो पहला डोज कब दोगे, विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, जन्म के 24 घंटा के अंदर पहला डोज। दूसरा डोज 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट डोज, तो जिस जब में हम पहला डोज 24 घंटा के अंदर दिए थे, उसके जब 1 महीना का बच्चा हो जाएगा तब फिर उसको फर्स्ट डोज, और थर्ड डोज तो कब देंगे, 6 मंथ आफ्टर डोज 1। देखो 6 मंथ आफ्टर डोज 1, ठीक है, ठीक है, ये वाला डोज के 6 महीना बाद, मतलब पहला डोज जन्म समय, दूसरा डोज 1 महीना पे और तीसरा डोज 6 महीना पे। ठीक है, तो जब बच्चा 6 मंथ का हो जाएगा तब हम उसको तीसरा डोज देंगे। ठीक है, दूसरा डोज कब देंगे, जब बच्चा 1 महीना का है, और पहला डोज कब देंगे, जब उसका जन्म हुआ है उसी के 24 घंटा के अंदर में, समझे। समझ गए ये चीज सब, 3 डोज वैक्सीनेशन सीरीज समझे। पहला कब देंगे, जन्म हुआ है उसके 24 घंटा के अंदर, फिर 1 महीना का होगा तब दूसरा डोज, और तीसरा डोज कब देंगे, जब 6 महीना का हो जाएगा तब। यहाँ देखना आफ्टर डोज 1 लिखा है यहाँ पे, है ना, मतलब पहला डोज जब दिए हैं उसके 1 महीना के बाद, पहला डोज जब दिए हैं उसके 6 महीना के बाद, समझ गए। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है तुम्हारा देखो नेक्स्ट है 4 डोज कॉम्बिनेशन सीरीज। और 4 डोज में क्या होता है ना, तुम्हारे इसमें पेंटावेलेंट इंजेक्शन आता है। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यार, देख रहे हो, ये ब्लू वाला टिक है, मतलब मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब क्या हुआ, बस एक वैक्सीन जिसमें बस हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है ना। और ये येलो वाला क्या है, कॉम्बिनेशन वैक्सीन, मतलब हेपेटाइटिस बी के साथ साथ और दूसरा चीज का भी वैक्सीन मिक्स है उसमें। ठीक है, तो जब ये वैक्सीन देते हैं तो पहला डोज हम लोग 24 घंटा के अंदर बस हेपेटाइटिस बी का देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन
6 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे और 6 महीना पे। ठीक है, 6 सप्ताह मतलब क्या हुआ, 1.5 महीना है ना। उसका 14 सप्ताह का मतलब 1.5 साल, 1.5 साल नहीं, 1 साल कितना, 1 साल 2 महीना हो गया। हाँ हो गया, 14 सप्ताह बोल रहे, 14 मंथ नहीं बोल रहे हैं सब पगला। ये तुम्हारा कितना आएगा, 3.5 मंथ। ये तुम्हारा 1.5 महीना हुआ, ये साढ़े 3 महीना हुआ, उसके बाद फिर 6 महीना। ठीक है, तो ऐसे पेंटावैलेंट का वैक्सीन पड़ेगा। अगर हम उसको हेपेटाइटिस बी का दिए हैं बर्थ के समय तब 4 डोज, समझ गए, 4 डोज, 3 डोज कब कब पड़ेगा, बर्थ के समय, 1 महीना और 6 महीना पे। ये वैक्सीन समझ में आया। तो ये 1 साल से नीचे के लिए है, ये चीज याद रखना है, किसके लिए है, 1 साल से नीचे के लिए। अब अगर हम बस पेंटावैलेंट दे रहे हैं, ये हम हेपेटाइटिस बी नहीं दे रहे हैं, तो कब देंगे। ठीक है, अगर बच्चा में उसको हेपेटाइटिस बी नहीं पड़ा 24 घंटा के अंदर और हम बस उसको कॉम्बिनेशन वैक्सीन देंगे, तो कब कब देंगे, ये नहीं होता है। उसके बाद तुम्हारा जो डिजीज हो, देखो उसके बाद जब दोगे ना पेंटावैलेंट वैक्सीन, तो कब कब दोगे, ये तुम्हारा पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट किसको किसको ये करता है, डिप्थेरिया डी, पर्ट्यूसिस बी, टेटनस टी, डीपीटी हुआ, तीन डिजीज आया ना इसमें, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। उसके बाद एचआईवी, एचआईवी इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या हुआ, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप बी। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा एचआईवी, जो कि न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस कॉज करता है बच्चे में। ठीक है, एचआईवी इंजेक्शन तुम्हारा ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप बी। इन्फ्लुएंजा तुम्हारा ऐसे भी कोल्ड एंड कफ कौन कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस ही करता है। ठीक है, तो उसका जो टाइप बी वायरस हुआ वो तुम्हारा मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया, ये बच्चे में कॉमन होता है। तो उसके लिए ये हो गया तुम्हारा चौथा, और लास्ट तुम्हारा हेपेटाइटिस बी। तो 5 वैक्सीन, 5 डिजीज हुआ ना, 5 चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए क्या है पेंटा। पेंटा का मतलब क्या हुआ, 5, है ना। तो तुम्हारा एक डीपीटी वैक्सीन हो गया, प्लस एचआईवी हो गया, और प्लस हेपेटाइटिस बी हो गया, है ना, 5 चीज। तो डीपीटी ये तीनों एक साथ ही आता है। ठीक है, डीपीटी अलग अलग नहीं आता है, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ये तीनों एक साथ ही आता है वैक्सीन। और उसके साथ ये दोनों मिला दिए तो पेंटावैलेंट। डोज कितना देंगे, 0.5 ml आईएम देते हैं। ठीक है, इंट्रामस्कुलर। तो बच्चा में आईएम कहाँ पे दोगे, नहीं, बच्चा में सबसे ज्यादा मसल कहाँ पे होता है, थाई में। ठीक है, बटक में भी नहीं, थाई में होता है बच्चा में। हाथ में भी मसल उतना नहीं होगा, सबसे ज्यादा थाई में। तो जब भी बच्चा में आईएम इंजेक्शन देते हैं ना, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दे रहे हैं, पेंटावैलेंट इंजेक्शन दे रहे हैं, तो कहाँ दोगे, थाई में। ठीक है, कब कब देंगे, 6, 10 और 14 वीक्स पे। ठीक है, अगर हम उसको जन्म के समय हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट हम पेंटावैलेंट अगर दे रहे हैं बच्चे में, तो कब देंगे, 6, 10 और 14 वीक्स। समझ गए सब कोई। चलो ये हो गया तुम्हारा बच्चे के लिए। अब अडल्ट में कब देंगे, देखो ये है तुम्हारा किसके लिए, मोर देन 1 ईयर या देखो ये तुम्हारा चिल्ड्रन मोर देन 1 ईयर या फिर एडल्ट के लिए। तो एडल्ट के लिए या फिर चिल्ड्रन मोर देन 1 ईयर 18 साल से ऊपर के लिए भी देंगे, या फिर 1 साल से ऊपर के लिए। तो क्या देते हैं, 3 डोज वैक्सीनेशन सीरीज। बस हेपेटाइटिस बी पड़ेगा, उन लोग को पेंटावैलेंट देने का जरूरत नहीं है, उन लोग को बस क्या देंगे, हेपेटाइटिस बी। तो अगर हम एडल्ट में 3 डोज वैक्सीनेशन, इसका दो फॉर्म में आता है, या तो 3 डोज वैक्सीनेशन सीरीज या फिर 2 डोज में भी आता है। ठीक है, तो पहला जिस समय दिए तुम, मान लो आज हमको पड़ा पहला डोज, ठीक है, आज का तारीख कितना है, 30 नवंबर, है ना। तो 30 नवंबर को हम लोग पहला डोज लिए हैं, तो दूसरा डोज कब लेंगे, जस्ट 1 महीना बाद, मतलब 30 दिसंबर को लेंगे। और तीसरा डोज कब लोगे, 6 महीना बाद,
तो नवंबर आफ्टर डोज 1 लिखा है, मतलब नवंबर वाला जो डोज था उससे 6 महीना काउंट करो, कब आएगा? जून। नवंबर में हमको पढ़ा है तो जून कहाँ पहुंच गए? डोज 1 से ना, नवंबर से 6 महीना काउंट करो, अप्रैल जाएगा, तो तुम्हारा 30 अप्रैल को हम लोग कब मिलेगा तुम्हारा डोज 3rd। समझे? समझे कि नहीं? जिस दिन भी पड़ा है उससे 1 महीना के बाद 2nd डोज और उससे 6 महीना के बाद 3rd डोज। हाँ, 1st डोज से ही काउंट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना आफ्टर डोज 1, मतलब जब पहला डोज हम लिए हैं उसके 1 महीना बाद दूसरा डोज और उसके 6 महीना बाद तीसरा डोज। समझे? अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगर हम 2 डोज वैक्सीन सीरीज ले रहे हैं, बस 2 ही डोज ले रहे हैं, तो कब लेंगे? आज और उसके फिर 1 महीना बाद। ठीक है, तीसरा डोज लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा डोज ऐसे भी तुम्हारा बूस्टर डोज के जैसा काम करता है। ठीक है, बूस्टर डोज के जैसा तुम्हारा हेपेटाइटिस 3rd अगर एडल्ट में दे रहे हैं ना किसी को, तब तुम्हारा 3rd डोज जो होता है वो बूस्टर डोज जैसा काम करेगा। तो ये समझ गए सब कोई? अब ये देखो यहाँ पे बस एक इंसान दिख रहा है, यहाँ पे दोनों दिख रहा है, मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे जो बड़ा वाला है वो एडल्ट के लिए, जो छोटा वाला है वो क्या है? चिल्ड्रन के लिए। तो एडल्ट तुम्हारा 18 साल से कम तक अगर है तो उसमें तुम्हारा 3 डोज वैक्सीनेशन सीरीज जाएगा। समझे? और 18 साल से ज्यादा है तो 2 डोज वैक्सीनेशन सीरीज। समझे? समझ में आया? ये दोनों का मतलब ये एडल्ट और बच्चा दोनों में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एडल्ट में ही जाएगा या फिर बस बच्चे में ही जाएगा, नहीं, दोनों में 3 डोज जाएगा। लेकिन अगर 18 साल से ऊपर है तो तुम उसमें 2 डोज भी दे सकते हो। समझ गए सब कोई? चलिए यहां तक था तुम्हारा हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। समझ में आया सब कोई को? कौन सा? ये देखो इसका मतलब क्या है, इसमें तुम्हारा ये किसके लिए है? 1 साल से कम जिसका एज है ना उसके लिए है, बच्चों के लिए है। अभी जो बता रहे थे वो बड़े के लिए भी था, 1 साल से बड़ा है या फिर 18 साल या फिर एडल्ट है 18 साल से भी बड़ा है उसके लिए। तो ये बच्चे भी क्या है, तुम्हारा 3 डोज वैक्सीन सीरीज भी जाता है और 4 डोज में भी जाता है। उसमें तुम्हारा 3 और 2 था ना, तो इसमें तुम्हारा अगर 3 डोज में जाएगा बच्चे के लिए तो सबसे पहला डोज कब पड़ेगा? जन्म के समय। ठीक है, 24 घंटा के अंदर पहला डोज दे दिए हेपेटाइटिस का। इसमें बस हेपेटाइटिस का डोज है। ठीक है, ये देखो मोनोवैलेंट, मतलब बस एक है वैक्सीन उसमें, हेपेटाइटिस का है बस, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो बस हेपेटाइटिस का उसको पड़ा 24 घंटा के अंदर। दूसरा डोज कब पड़ेगा? जब 1 महीना का जब बच्चा हो जाएगा तब। और तीसरा डोज कब पड़ेगा? जब 6 महीना का हो जाएगा तब। ये समझ गए सब कोई? समझ में आया ये? अब 4 डोज तुम्हारा मेन यही है ना कंफ्यूजन, 4 डोज कब देते हैं, है ना? तो 4 डोज में क्या होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा बस हेपेटाइटिस बी मोनोवैलेंट हो गया, और ये क्या है तुम्हारा कॉम्बिनेशन वैक्सीन, मतलब पेंटावैलेंट आ गया इसमें। ठीक है, कॉम्बिनेशन वैक्सीन का मतलब क्या हुआ? हेपेटाइटिस बी के साथ साथ दूसरा डिजीज भी, जैसे पेंटावैलेंट था तुम्हारा, था ना? तो पेंटावैलेंट में 5 चीज आ रहा था, डीपीटी था, एचआईवी था और ये हेपेटाइटिस बी था ना, ये 5 चीज। तो ये तुम्हारा पेंटावैलेंट। तो उसमें क्या होता है 4 डोज में तुम्हारा सबसे जन्म के टाइम में 24 घंटा के अंदर तुम्हारा बस हेपेटाइटिस बी का पड़ेगा, मोनोवैलेंट बस हेपेटाइटिस बी। ठीक है, उसके बाद फिर पेंटावैलेंट शुरू होता है। ठीक है, तो पेंटावैलेंट कब शुरू होगा? पहला 6 सप्ताह पे, फिर 14 सप्ताह पे और फिर 6 महीना पे। जब बच्चा तुम्हारा 1.5 महीना का हो गया, 3.5 महीना का हो गया और फिर 6 महीना का हो गया तब। समझे? जन्म के समय बस हेपेटाइटिस बी पड़ा और उसके बाद फिर 1.5, 3.5 और 6 महीना पे पेंटावैलेंट पड़ा। समझ में आया? और बस अगर हम पेंटावैलेंट दे रहे हैं तब, ये चीज समझे सब कोई? अगर हम उसको बच्चा में हेपेटाइटिस बी नहीं दिए, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे 24 घंटा के अंदर कोई प्री मैच्योर बेबी था, उसको हम हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन नहीं दिए 24 घंटा के अंदर, नहीं देते हैं। ठीक है, बीसीजी भी उसको नहीं पड़ता है ना? या फिर कुछ मान लो कोई और कारण की वजह से भी हम उसको हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन नहीं दिए हैं, तो अगर हम हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन 24 घंटा के अंदर नहीं दिए तो फिर हम बस उसको पेंटावैलेंट इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो पेंटावैलेंट अगर हम ये चीज नहीं दिए हैं तब ये तुम्हारा सीरीज नहीं है,
फिर तुम 1.5 महीना 2.5 महीना या फिर 6 महीना पे नहीं दोगे, तब फिर कब दोगे? 6, 10 और 14 सप्ताह। समझे? समझ में आया? तब क्या हो गया? 1.5 महीना 2.5 महीना और 3.5 महीना। और पिछला बार में अगर हम उसको दिए थे तब क्या दे रहे थे? 1.5 महीना 3.5 महीना तब 6 महीना था ना। और अगर हम उसको हेपेटाइटिस बी नहीं दिए हैं तब देंगे 1.5 महीना 2.5 महीना और 3.5 महीना। ठीक है, और उसमें 2.5 महीना पे नहीं दे रहे थे। समझ में आया? ये चीज समझ में आ गया सबको? चलो यहां तक था तुम्हारा हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, सब कुछ समझ गए? अब आते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस पे। सबसे पहला क्या है? हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय। हेपेटाइटिस किस चीज से होता है? वायरस से होता है, अल्कोहल से होता है, ड्रग टॉक्सिसिटी से होता है, या सबसे होता है? ऑल ऑफ द अबव। तुम्हें बताया ना, यहाँ बस हेपेटाइटिस लिखा है। वायरल हेपेटाइटिस अगर रहता ना क्वेश्चन में, तब तुम वायरस बोलते कि वायरस से होता है। लेकिन हेपेटाइटिस तुम्हारा अल्कोहल की वजह से भी होता है और ड्रग ज्यादा होने की वजह से भी होता है। अगर हम यही क्वेश्चन में यहाँ वायरल हेपेटाइटिस कर देंगे तब क्या होगा आंसर? वायरस होगा, है ना। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस लिखा है नहीं, बस हेपेटाइटिस है, तो इसका क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट हेपेटाइटिस लास्ट फॉर। एक्यूट, एक्यूट का मतलब बताए थे। एक्यूट का मतलब क्या हुआ? क्या होना चाहिए? 6 मंथ होगा कि लेस देन 6 मंथ होगा? ये कंफ्यूजन हो गया ना। क्या होगा इसका? होगा तुम्हारा लेस देन 6 मंथ। ठीक है, अगर 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है ना तो फिर वो तुम्हारे क्रोनिक में चला जाएगा। ठीक है, अगर 5 महीना 4 महीना 5.5 महीना, मान लो 6 महीना में तुम्हारा 1 सप्ताह भी बचा हुआ है तो फिर तुम्हारा एक्यूट है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस देन 6 मंथ तुम्हारा एक्यूट हेपेटाइटिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस कितना तरह का होता है? जा रहा होगा क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 5। बताया ना हेपेटाइटिस कितना? ए बी सी डी ई, 5 टाइप का हुआ। तो वायरल हेपेटाइटिस पूछ रहा था, तो वायरल में तुम्हारा 5 टाइप, ए बी सी डी ई, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीवर फंक्शन टेस्ट इंडिकेट्स हेपेटाइटिस। कौन सा लीवर फंक्शन टेस्ट तुम्हारा हेपेटाइटिस दिखाएगा? वेरी गुड, क्या होगा? एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज। बताया ना, 2 चीज होता है, एक एएलटी और दूसरा एएसटी, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। तो ये दोनों लेवर, ये सब भी होता है तुम्हारा। जो लीवर फंक्शन टेस्ट होगा ना उसमें पीटी टेस्ट, आईएनआर, एल्बुमिन सब प्रेजेंट होगा तुम्हारा, एलएफटी पूरा दिखाएगा। लेकिन मेनली तुम्हारा एएलटी और एएसडी का अगर लेवल इंक्रीज होगा तभी हम उसको हेपेटाइटिस बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। सी को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा वैक्सीन देते हैं? वेरी गुड, सबसे ज्यादा क्या होगा? नो वैक्सीन अवेलेबल। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ए और बी के लिए वैक्सीन है, सी के लिए नहीं है। और डी के लिए क्या है? जो हेपेटाइटिस बी है वही डी के लिए भी है। और ई का क्या है? बस चाइना में है ना, इंडिया में नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? नो वैक्सीन अवेलेबल। सी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हॉस्पिटल वर्कर्स व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अगर कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो हॉस्पिटल वर्कर्स के लिए, देखो पेशेंट के लिए नहीं है,
जो काम कर रहे हैं वहां पे हॉस्पिटल स्टाफ्स के लिए। डी नहीं होगा? क्यों डी क्यों नहीं होगा? वेस्ट मैनेजमेंट हम अच्छे से नहीं करेंगे, हम नीडल घुसा लिए अपने हाथ में। लेकिन पहले क्या होगा सबसे कॉमन? सी ही होगा। वेस्ट मैनेजमेंट भी अगर अच्छा से नहीं करोगे तो नीडल प्रिक ही होगा ना तुमको, है ना? तो सबसे आंसर क्या होगा? नीडल प्रिक इंजरी, कोई भी नीडल तुम्हारा उंगली में चुभ जाना। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन कॉज। चलो नेक्स्ट, लीवर का सेल्स को क्या बोलते हैं? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो गया सब इसमें, क्या है? वेरी गुड, हेपेटोसाइट। ठीक है, हेपासाइट नहीं, हेपेटो पूरा। हेपेटिक सेल्स भी नहीं बोलते हैं उसको। अगर सेल्स अलग से ही बोलना है तो फिर हम लीवर का सेल्स को ये साइट्स में क्यों लिखेंगे, है ना? इसीलिए क्या होगा? हेपेटोसाइट्स। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये बताओ, एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी एंड सी। बी और सी के लिए कौन सा एंटीवायरल देते हैं? पढ़ने भी नहीं आ रहा है। क्या होगा? एंटेकैविर, एंटेकैविर बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा देखो, ये भी तुम्हारा एंटीवायरल ही है, लेकिन ये किसका ट्रीटमेंट में यूज कर रहे थे? चिकन पॉक्स में, याद है? चिकन पॉक्स मिजल्स का ट्रीटमेंट में एसाइक्लोविर और फैमसाइक्लोविर यूज कर रहे थे। एंटेकाविर कहाँ यूज होगा तुम्हारा? हेपेटाइटिस बी सी का ट्रीटमेंट में। ठीक है, एंटे इसी का मतलब तुम्हारा इंटेस्टाइन, है ना? गैस्ट्रो इंटराइटिस बताए थे, क्या था? गैस्ट्रो एंटेराइटिस था ना? एंटर का मतलब क्या बताए थे? गैस्ट्रो स्टमक, एंटर मतलब इंटेस्टाइन, है ना? तो एंटेकैविर मतलब इंटेस्टाइनल इंफेक्शन के लिए, इंटेस्टाइन में अगर वायरल इंफेक्शन हुआ है तो एंटेकैविर। समझ में आया? एंटे मतलब इंटेस्टाइन, वीर मतलब वायरस। तो एंटीवायरल तुम्हारा इंटेस्टाइन में, और सेफ्ट्राजाइन तो तुम्हारा क्या है? एंटीबायोटिक है ना? ये तो एंटीवायरल आता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिम्टम विल बी फाउंड ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन? अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन किए हैं पेशेंट का तब, लैब एग्जामिनेशन नहीं। अल्ट्रासाउंड ये सब भी तुम्हारा फिजिकल में नहीं आता है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे लैब वो अलग हो गया। फिजिकल हेड टू टो एग्जामिनेशन क्या होगा? वेरी गुड, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तुम्हारा स्क्लेरा आंख में व्हाइट वाला है वो भी येलो दिखेगा, और पैल्पेशन पे बताया था ना, जब राइट साइड में पैल्पेट करेंगे हाथ से तो तुम्हारा हेपेटोमेगाली मतलब लीवर का इनलार्जमेंट, है ना, वो भी तुमको पता चलेगा। तो क्या होगा आंसर? सी, दोनों होगा। समझ गए? फिजिकल एग्जामिनेशन पे अच्छा से हेपेटोमेगाली तो तुमको अल्ट्रासाउंड में दिखेगा, लेकिन जब पैल्पेट करोगे तब भी तुमको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी इन इन्फेंट्स। हेपेटाइटिस बी बस बोल रहे हैं, पेंटावैलेंट ये सब नहीं है, बस अगर हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दे रहे हैं बच्चे में तो कब देंगे? वेरी गुड, क्या होगा आंसर? बर्थ विद इन 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन पड़ता है, वैक्सीन पड़ता है। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे पेंटावैलेंट नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? बस अगर बस हेपेटाइटिस बी का दे रहे हैं तो कब दोगे? बर्थ विद इन 24 आवर्स। ऐसे भी तुम्हारा इनफैक्ट 1 साल से कम में तुम्हारा यही पे देते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट आ जाओ, पेंटावैलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन। अब पेंटावैलेंट में कौन कौन सा वैक्सीन आता है? पेंटावैलेंट में बताए थे ना 5 चीज आता है, 5 में कौन कौन सा 5 चीज है? कंफ्यूज हो गया सब। वेरी गुड, क्या होगा आंसर? बी, डीपीटी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस, है ना? ये नहीं, ओपीवी तुम्हारा ये तो पोलियो आ गया, यहाँ तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ विटामिन ए, पोलियो, ये सब चीज नहीं आता है। ये तो आएगा ही नहीं, इसमें हेपेटाइटिस बी है ही नहीं, तो पेंटावैलेंट तो ये हट ही गया तुम्हारा।
है ना। अब ये 3 में तुम्हारा हेपेटाइटिस बी है, तो अब देखो उसके साथ पोलियो देते थे नहीं, बीसीजी देते थे नहीं, तो क्या बच गया, HIV, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस। ये चीज ना बहुत कंफ्यूज होता है सबको कि पेंटावेलिन में कौन कौन सा वैक्सीन आता है, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है ये चीज, और यही चीज नहीं सबको समझ में आता है, सब गलती मार के आता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना सबको। चलो नेक्स्ट आ जाओ, विच लैब टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को चेक करने के लिए हम कौन सा लैब टेस्ट करेंगे? क्वेश्चन देखो, हेपेटाइटिस बी के लिए, बस हेपेटाइटिस के लिए नहीं है। अगर सिर्फ हेपेटाइटिस होता तब ALT टेस्ट होता, उससे बस हेपेटाइटिस पता चलता है, कौन सा हेपेटाइटिस हुआ है वो नहीं पता चलेगा ALT से। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन होगा? बी। एक हेपेटाइटिस किसके लिए? बी। तो इसका फुल फॉर्म क्या था तुम्हारा? हेपेटाइटिस बी सीरम एजी का मतलब क्या हुआ? एंटीजन का शॉर्ट फॉर्म होता है एजी, एंटीजन टेस्ट, है ना। तो ये बी के लिए कौन सा हो गया? HBsAg। ये तुम्हारा हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये क्या है? हेपेटाइटिस सी वायरस है। तुमसे पूछ क्या रहा है? हेपेटाइटिस बी। कंफ्यूज नहीं होना है, ILT तुम्हारा बताएगा हेपेटाइटिस, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि ABCD है ई है, वो बस बताएगा कि हेपेटाइटिस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन एट विच साइट? कहाँ पे देते हैं हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन? ये बताओ। ये तो पता ही नहीं होगा, मसल का नाम ही नहीं पता है मैम, कहाँ पे होता है, कैसे बताएं ना। डेल्टोइड मसल कहाँ होता है? यहाँ पे। ठीक है, ये जो मसल में देते हैं ना अपर आर्म में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टोइड मसल। ठीक है, वेस्ट्रस लेटरालिस मसल कहाँ हो गया? थाई में। ठीक है, ये वाला जो मसल हुआ थाई में, जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, वो तुम्हारा क्या हुआ? वेस्ट्रस लेटरालिस मसल। और एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, वही जो जहाँ पे तुम्हारा वेस्ट्रल लेटरालिस मसल है, उसी को क्या बोल रहा है? एंट्रोलैटरल मतलब एंटीरियर साइड में, एंटीरियर मतलब क्या हुआ? सामने, और लैटरल का मतलब किनारे, तो एंटीरियर में लैटरल साइड, समझे? पीछे पोस्टीरियर हो गया, आगे एंटीरियर, तो एंटीरियर में लैटरल साइड ऑफ थाई, तो वहीं पे तो तुम्हारा वेस्ट्रस लेटरालिस मसल है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। तब बोलोगे मैम डेल्टोइड मसल तो बच्चा में नहीं देते हैं, बड़ा में तो देते हैं ना डेल्टोइड मसल में। बड़ा में 18 साल से ऊपर एडल्ट है, तो उसको तो हम अपर आर्म में यहाँ पे डेल्टोइड मसल में दे सकते हैं इंजेक्शन, है ना। तो यहाँ ये थोड़ी लिखा हुआ है कि बच्चा में देते हैं कि कहाँ, ये तो तुमको ओवरऑल पूछ रहा है कहाँ दे दिया जाता है, तो ये क्या होगा तुम्हारा? तीनों होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी, कितना डोज देंगे? डोज कितना है हेपेटाइटिस बी का? वेरी गुड, कितना? 0.5 ml। तो जब भी डोज दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का, कितना दोगे? 0.5 ml। ठीक है, ये चीज देख लेना सब, ml कितना? 0.5। ये चीज सबको याद रखना। अब BCG कितना देते थे? 0. BCG 0.1 देते थे कि 0.5 देते थे? 1 देते थे। ठीक है, वो सब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सब क्वेश्चन अलग अलग आता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इंक्रीज इन डैश गिव्स डार्क कलर टू यूरिन इन हेपेटाइटिस पेशेंट। यूरिन डार्क कलर किस वजह से आता है? वेरी गुड, क्या बढ़ेगा? बिलीरुबिन, या फिर बिलीरुबिन की जगह अगर तुम्हारा बाइल सॉल्ट भी लिखा हुआ है ना, बाइल सॉल्ट, तब भी तुम्हारा होगा। ठीक है, ये दोनों चीज होगा तुम्हारा। पैनक्रियाटिक जूस नहीं आएगा। HCl एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में तुम्हारा प्रेजेंट होगा, और कहीं नहीं होगा तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इंटेस्टाइन ये सब में नहीं होगा, कहाँ होगा? बस इस तुम्हारा स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डार्क कलर किस वजह से आएगा? बिलीरुबिन की वजह से। तो खत्म हो गया। हेपेटाइटिस समझ गए सब कोई? वायरल हेपेटाइटिस कैसे होता है? टाइप्स ABCD, फर्क पता चला ना? A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, E क्या है? सबसे बड़ा यही चीज है, फर्क पता होना चाहिए कि ABCD में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा क्रोनिक है, सब चीज समझ गए सब कोई?
चलो आज का क्लास